ये डर काल्पनिक नहीं है। आसाम में 19 लाख लोगों के नाम एनआरसी की फाइनल लिस्ट से काट दिए गए 2019। उनकी जमीन, उनकी नौकरी, उनका वोट सब सवालों में आ गया। उनमें पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के परिवार के सदस्य भी थे। उनमें भारतीय सेना के अधिकारी मोहम्मद सनाउल्लाह भी थे, जिन्होंने देश की सेवा की। वो भी विदेशी घोषित कर दिए गए। वो लोग भी यही सोचते थे जो आप सोच रहे हैं, हमें क्या होगा, हम तो भारतीय हैं। तो सिर्फ एक सवाल, अगर कोई कल आपसे पूछे कि साबित करो कि तुम भारतीय हो या नहीं, तो आप क्या दिखाएंगे? आधार सरकार खुद कहती है नागरिकता का प्रमाण नहीं है। वोटर आईडी वो भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। फिर आप दिखाएंगे पासपोर्ट, वो भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो फिर क्या है हमारे और आपके पास कि हम अपने नागरिकता का प्रमाण दें और अपनी नागरिकता को साबित कर सकें? संविधान का अनुच्छेद कहता है हर नागरिक को जो 18 साल से ऊपर हैं वोट दे सकता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की धारा 16 साफ कहती है जो नागरिक नहीं है उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। यानी नागरिकता गई, वोट गया, वोट गया, आपकी आवाज गई, आवाज गई, लोकतंत्र में आप अदृश्य हो गए। और सिर्फ वोट नहीं, संविधान का अनुच्छेद 16 कहता है सरकारी नौकरी में समान अवसर सिर्फ नागरिकों को मिलेगा। नागरिकता गई, सरकारी नौकरी का अधिकार गया। लेकिन संविधान कहता है बोलने की आजादी है, घूमने की आजादी, काम करने का अधिकार, ये सब सिर्फ नागरिकों के लिए है। और पेंशन, अगर नागरिकता संदेह में आई तो एनपीएस अकाउंट बंद हो सकता है। वो पैसा जो आपने पूरी जिंदगी जमा किया वो भी जा सकता है। असम में लोगों के बायोमेट्रिक्स फ्रीज कर दिए गए, राशन बंद हो गया, सरकारी योजनाएं बंद हो गई और अदालत के चक्कर चल रहे हैं। और अगर पूरे देश में एनआरसी आई तो 140 करोड़ में से कितने लोग साबित कर पाएंगे कि वो इंडियन है और इसका आधार क्या है और हम क्या सबूत दिखाएंगे? कल्पना कीजिए कल सुबह आपके दरवाजे पर कोई अधिकारी आए और पूछे साबित कीजिए आप भारतीय नागरिक हैं या नहीं। आप तुरंत आधार कार्ड निकालेंगे, लेकिन जवाब मिलेगा यह नागरिकता का प्रमाण नहीं, आप वोटर आईडी दिखाएंगे। फिर कहा जाएगा यह भी अंतिम प्रमाण नहीं है, आप पासपोर्ट दिखाएंगे। तो सवाल उठेगा क्या पासपोर्ट ही नागरिकता का प्रमाण है? और अगर इन तीनों से भी आपकी नागरिकता साबित नहीं होती तो आखिरकार भारत का नागरिक अपनी नागरिकता कैसे साबित करेगा? और वो कौन सा सबूत है जो अपने भारतीय होने का सरकार को देगा? यही वो सवाल है जो आज 140 करोड़ भारतीयों के सामने खड़ा है और यही सवाल आज की इस चर्चा का केंद्र है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो हर भारतीय नागरिक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आखिर नागरिकता का प्रमाण पत्र होता क्या है? जब पासपोर्ट नहीं, आधार कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं, वोटर आईडी नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं और आपके प्रॉपर्टी के पेपर भी नहीं, तो फिर नागरिकता का प्रमाण कैसे हो? हम सरकार से चाहते हैं कि इस पर स्पष्ट जवाब दें, क्योंकि ये बहस बार बार छिड़ती रहती है। अगर देखें 1947 से 1950 के बीच जितने सवाल नागरिकता को लेकर उठे होंगे, आज उससे कहीं ज्यादा संदेह और विवाद इस विषय पर है। क्या ऐसा हाल होगा अब कि शादी के वक्त नागरिकता का प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा? क्या जब हम ट्रेन में सफर कर रहे होंगे और ट्रेन में कोई पूछे कि भाई भारतीय हो तो अपनी नागरिकता का प्रमाण दिखाओ, हम क्या दिखाएंगे? पहले लोग टीटी से डरते थे, अब इस सवाल से डरेंगे और भागेंगे। क्या लोग एक दूसरे को धमकी देंगे कि तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी? क्या ये सब कुछ हमारे समाज में आम होने वाला है और हम जो भारतीय हैं एक दूसरे पर यही सवाल थोपेंगे? इसीलिए इस पर खुलकर चर्चा जरूरी है। आइए आगे समझते हैं कि हमारा कानून क्या कहता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से या किसी इलाके को शामिल करने के माध्यम से तय होती थी। लेकिन इस कानून में कहीं भी किसी एक दस्तावेज को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया है। अदालतों ने भी कभी कभी पासपोर्ट, वोटर आईडी या आधार कार्ड को नागरिकता के संदर्भ में मान्यता दी है, लेकिन कोई भी एक दस्तावेज नागरिकता के सारे सवाल हल नहीं करता। और इस मुद्दे पर सांसद सुदामा प्रसाद ने लोकसभा में नागरिकता से जुड़े कई सवाल उठाए थे। कितने जन्म प्रमाण पत्र बने, किस राज्य में कितने कम या ज्यादा बने? जवाब में गृह मंत्री ने केवल नागरिकता अधिनियम
1955 की धाराओं का उल्लेख किया, लेकिन किसी विशेष दस्तावेज का नाम तक नहीं लिया। लेकिन ये चुप्पी बोलती है। हमारे देश में लगभग 140 करोड़ की आबादी है और 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 10 करोड़ के पास पासपोर्ट है, क्योंकि पासपोर्ट बनाने के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अस्थायी पते का भी प्रमाण देना पड़ता है। अगर इनसे पासपोर्ट बन सकता है तो उनका नागरिकता से नाता क्या? और यहीं पर जनता का सबसे बड़ा डर है, क्योंकि सवाल केवल कानून का नहीं है, सवाल करोड़ों गरीब भारतीयों का भी है। उस मजदूर का क्या होगा जिसकी झोपड़ी बाढ़ में बह गई? उस आदिवासी का क्या होगा जो पीढ़ियों से जंगल में रह रहा है? उस बुजुर्ग महिला का क्या होगा जिसके जन्म का कोई रिकॉर्ड कभी बना ही नहीं? उस किसान का क्या होगा जिसके दस्तावेज समय के साथ नष्ट हो गए? अगर नागरिकता दस्तावेजों से तय होगी तो सबसे मुश्किल में वही लोग आएंगे जो सबसे कमजोर है। सरकार द्वारा दस्तावेजों का नाम छुपाया जाना और इस बात पर चुप्पी नागरिकता के सवालों को और पेचीदा बनाती है। देश में 5 साल से अधिक उम्र के लगभग 28% बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे में नागरिकता का प्रमाण मांगना कितना न्याय संगत होगा? सुप्रीम कोर्ट ने असम में नागरिकता रजिस्टर यानी NRC बनाने का आदेश दिया। इसके बाद भारी विवाद और आंदोलन हुए। फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA आया, जिसे लेकर भी काफी राजनीति हुई और समुदायों के बीच डर फैलाया गया। पश्चिम बंगाल ने घोषणा की कि जिन महिलाओं का नाम NRC में नहीं है उन्हें मुफ्त राशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। फिर सवाल उठता है, जब नागरिकता खत्म नहीं हुई तो सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों रोका जा रहा है? अब बात करते हैं उस अधिकार की जो लोकतंत्र की नींव है, मतदान का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है कि भारत का हर वयस्क नागरिक मतदान कर सकता है, लेकिन जब NRC में नाम नहीं, जब दस्तावेज नहीं, तो वोटर लिस्ट से नाम कटने का खतरा खड़ा हो जाता है। अब आप ये मत सोचिए कि SIR करा लिया और सब कुछ सही हो गया। चुनाव आयोग ने पहचान पत्रों की एक नई सूची बनाई, जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID शामिल हैं। लेकिन कभी आधार कार्ड को धोखाधड़ी का माध्यम बताकर सूची से बाहर किया गया, तो कभी पुनः शामिल किया गया और इस अस्थिरता से असुरक्षा बढ़ रही है। और अगर कोई वोटर लिस्ट से बाहर हो गया तो क्या वो नागरिक नहीं रहा? चुनाव आयोग सीमित रूप से नागरिकता की जांच कर सकता है, लेकिन अंतिम फैसला सक्षम प्राधिकारी का होता है। ये प्रक्रिया लोगों के जीवन में असुरक्षा और भय का माहौल पैदा करती है। आइए अब बात करते हैं परिसीमन यानी डिलिमिटेशन, जो इसी से जुड़ा हुआ है। जब निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदल जाती हैं, तब जनगणना के आधार पर सीटें तय होती हैं। तब सवाल उठता है कि कौन गिना जाएगा? जिनके दस्तावेज अधूरे हैं, जिनके नाम NRC में नहीं है, जो हसिये पर हैं, क्या उन्हें इस गिनती में शामिल किया जाएगा? दक्षिणी राज्यों को आशंका है कि अगर जनगणना के आधार पर सीटें बढ़ाई गयी तो उनकी राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी। लेकिन उत्तर भारत में एक और सवाल है, जो लोग कागजों पर नहीं हैं, वो परिसीमन में कहाँ जाएंगे? उनकी आवाज कौन सी सीट से उठेगी? परिसीमन और नागरिकता एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर नागरिकता का प्रमाण अस्पष्ट है तो परिसीमन की प्रक्रिया भी अधूरी है, और जब अधिनियम अधूरा हो तो लोकतंत्र भी अधूरा है। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि भारत का नागरिक होना बड़ा है या पूजनीय होना? भारत के नागरिक संविधान और कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन जो पूजनीय कहलाते हैं, क्या वो कानून के दायरे में है? आप समझ गए होंगे मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के खिलाफ कई आरोप हैं, लेकिन वो पूजनीय माने जा रहे हैं। आधार कार्ड जो पहचान का माध्यम बनकर उभरा था, वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, ये खुद सरकार ने कहा है। लेकिन बैंकों में आधार मांगा जाता है, राशन के लिए आधार मांगा जाता है, LPG के लिए आधार चाहिए, अस्पताल में आधार चाहिए, और फिर भी जब नागरिकता साबित करनी हो तो आधार काम नहीं आता। इस अंतर विरोध को सरकार को समझाना होगा। NRC से नाम काटना, परिसीमन में अनदेखा होना, वोट का अधिकार खोने का डर, सरकारी योजनाओं से बाहर होने का डर, ये सवाल करोड़ों भारतीयों की नींद उड़ा रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो स्पष्ट करे, वोटर लिस्ट से नाम कटे तो नागरिकता जाती है या नहीं? परिसीमन में कागज विहीन नागरिकों का क्या होगा? और जो पूजनीय हैं, क्या वे कानून से ऊपर हैं? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, ये बहस चलती रहेगी। ये सवाल आपका है, मेरा है, हम सबका है, तो ये सवाल रुकने नहीं चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करिए, हमें इंतजार रहेगा। तो आज की खबर यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 TV भारत। नमस्कार।